A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nada, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 7 or chapter 5 of your history book, that is King rulers and buildings. Okay, so in our previous class we discussed about how rulers how rulers wanted to construct temples, mosques and tanks, how they were like very much focused on constructing these sites, how they show their devotion by constructing temples, mosques, and things. Okay, so today we are going to continue with our next topic, that is why were temples targeted. Okay, so because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked on once another's kingdom, they often targeted these buildings. Okay, so normally we saw or we heard like जब भी जब भी कोई भी वॉर होता था या कोई एनिमी अटैक करता था, वो क्या करता था, उन किंग्स के किंगडम्स की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी, लाइक टेम्पल्स हो गए या मॉस्क हो गए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनको उनको क्या करते थे, टारगेट करते थे। ठीक है, एंड बिकॉज जो किंग्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी पावर शो करते थे बाय कंस्ट्रक्टिंग दोज टेम्पल्स। इसलिए वो क्या करते थे, उन पे जो भी अटैकर होता था वो उनके ये जो टेम्पल्स होते थे नॉर्मली उनको टारगेट करते थे। In the early 19th century, when the Pandyan king Sri Mara Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I, the Buddhist monk and chronicler Dhammakiti noted he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden images in the various monasteries, all these he seized. Now just look at this example. जब आपके पांड्यन किंग श्री वल्लभा ने श्रीलंका को क्या कर दिया था, कैप्चर इन्वेड कर दिया था, मतलब हरा दिया था और श्रीलंका को डिफीट कर दिया था, श्रीलंका के किंग सेना वन जो थे उनको डिफीट कर दिया था, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और क्रॉनिकलर्स कौन होते हैं, मैंने आपको आपकी अर्लियर क्लास में भी बताया था, जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो नोट डाउन करते हैं उनको हम क्रॉनिकलर बोलते हैं। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, क्रॉनिकलर्स थे, उन्होंने ये चीज नोटेड की, क्रॉनिकलर धम्माकित्ती, ठीक है, उनका नाम धम्माकित्ती था, उन्होंने क्या नोट किया कि जो पांड्यन श्री वल्लभा जो है, उन्होंने जितने भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स थे, जो भी वैल्यूएबल्स थी, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया। जो बुद्धा की स्टैच्यू बनी हुई थी गोल्ड से, और जो ज्वेल पैलेस था, ठीक है, वहां पे बुद्धा की जो स्टैच्यू बना हुआ था उनको उन्होंने रिमूव कर दिया था। जितने भी गोल्डन इमेजेस थे, गोल्ड से बने हुए इमेजेस थे अलग अलग मोनेस्ट्रीज में, उनको उन्होंने सीज कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Senatu, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. Now, just look at these lines. The blow to the pride of the Sinhalese ruler. नाउ सिन्हालीज जो है श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको नॉर्मली सिन्हालास बोला जाता है, तो उनकी लैंग्वेज जो होती है सिन्हालीज होती है, सिन्हाला लैंग्वेज है, और वहां के लोगों को सिन्हालीज बोला जाता है। तो जो सेना वन थे वो सिन्हालीज थे। अब सेना टू जो है, उन्होंने देखा कि पांड्यंस ने क्या कर लिया है, हमें कैप्चर कर लिया है, हमारी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको सीज कर लिया है, अपने अंडर ले लिया है, तो उन्होंने अपने जनरल्स जो सैनिक वगैरह होते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे जनरल बोला गया, उनको ऑर्डर किया कि हमें मदुराई को इन्वेड करना है, मतलब कैप्चर करना है और हमारे अंडर लेना है। मदुराई क्या है, उस टाइम पे पांड्यास की जो कैपिटल थी वो मदुराई थी। जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर थे उन्होंने ये भी नोटिस किया दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट, कि ये जो बुद्धा की
जो गोल्ड स्टैच्यू था बुद्धा का, उसको फाइंड आउट करने में भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े थे। ठीक है, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है कि जर्नी, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब आप कोई जर्नी करते हो, ठीक है, खोजबीन करते हो, उसको हम एक्सपेडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड स्टैच्यू, जो बुद्धा की गोल्ड स्टैच्यू थी, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो एक जर्नी करनी थी, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना था, उसमें भी बहुत से स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए थे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, इन द अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and Kali statues from the Palas of Bengal. अब देखिए 11th सेंचुरी में जब चोला किंग जो थे राजेंद्र वन, उन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया था अपने कैपिटल में, ठीक है, और उन्होंने देखा था जो भी सीज्ड स्टैच्यूज थे, ठीक है, जहां पे भी उन्होंने कैप्चर किया, जहां पे भी इन्वेड किया, लड़ाई की और वहां की चीजों को अपने अंडर सीज कर लिया था, उन्होंने क्या कर दिया, उस शिवा टेम्पल में जो रूलर्स को उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है, उनके जितने भी प्रोडक्ट, ये जो स्टैच्यूज वगैरह थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंडर वो लेकर आने लग गए और उस शिवा टेम्पल के अंदर उन्होंने फिल कर दिया था। तो एक इनकम्प्लीट लिस्ट है, पूरी लिस्ट नहीं है कि क्या क्या चीजें थी, बट उसमें से कुछ चीजें जो है, सन पेडेस्टल, जो चालुक्यास के जो सन पेडेस्टल है, गणेशा स्टेच्यू है आपका, और दुर्गा माता के कुछ स्टेच्यूज हो गए, नंदी का स्टेच्यू हो गया, चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य से था वो, भैरवा जो एक शिव जी का, शिवा लॉर्ड शिवा का एक फॉर्म है, ठीक है, भैरव हो गया, भैरवी हो गया, कलिंगा उड़ीसा के जो कलिंगा है वहां का, काली स्टेच्यू हो गया पालास ऑफ बंगाल का, उन्होंने अपने जो टेम्पल बनवाया था, उन्होंने शिवा टेम्पल, उसके अंदर ये सारी चीजों को फिल कर दिया था। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. ठीक है, नाउ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, उन्होंने इंडिया में काफी टाइम, बहुत बार अटैक किया है, ठीक है, और जो नॉर्मली इंडिया के जो वैल्यूएबल्स हैं, जो माना जाता है कि लूट के लेके गए, तो मोहम्मद गजनी उनमें से वन ऑफ द रूलर थे, सुल्तान थे इस्लाम के, जिन्होंने इनको नॉट इस्लाम के जो ये आपके सुल्तान थे मोहम्मद ऑफ गजनी, इनको माना जाता था कि एक ये ऐसे रूलर हैं, ऐसे किंग है जो इंडिया को काफी इंडिया के काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को, गुड्स को लूट के गए हैं। सो आज राजेंद्र वन के टाइम पे ही, ठीक है, मोहम्मद गजनी जो था, मोहम्मद गजनी आए, ठीक है, और उनके जो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, तो क्यों, क्योंकि इंडिया जो है थ्री साइड से वाटर से दूसरे लैंड से वाटर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और नॉर्थ साइड से हिमालय से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब अलग हुआ है, तो इसलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। तो जो गजनी थे वो क्या कर रहे थे, वो टेम्पल्स को, किंग्स को हरा हरा के टेम्पल्स में अटैक कर रहे थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वहां की वेल्थ, सोने जवाहरात होते थे या फिर आइडल्स होते थे, मूर्तियां होती थी, उनको वो लूट के लेके चला जाता था।
और मोहम्मद सुल्तान जो थे इम्पोर्टेंट, इतने इम्पोर्टेंट रूलर नहीं माने जाते थे उस टाइम पे, बट जैसे ही वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे उससे क्या हो रहा था, और स्पेशली जब सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, वहां को उसे लूटा था, तो वो क्या ट्राई कर रहे थे कि मुझे इस्लाम का ग्रेट हीरो माना जाए। और मिडल एजेस में, इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस, मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। और नॉर्मली मिडल एजेस में जितने भी रूलर्स थे वो अपनी पॉलिटिकल, उनका जो पॉलिटिकल एक छवि होती है ना कि हम सक्सेसफुल हैं, मिलिट्री हमारी सक्सेसफुल है और हमारी राजनीति बहुत अच्छी है, तो वो क्या क्या अपना सक्सेस कैसे दिखाते थे कि जितने भी डिफीटेड रूलर्स थे उनकी प्लेसेस को अटैक करके, उन्हें लूट के, जो भी जहां पे भी वो वर्शिप करते थे उन्हें लूट के वो ऐसा दिखाते थे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, सो दिस इज, आपने देखे 3 एग्जांपल्स देखे कि कैसे जो है टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था और कैसे टारगेट किया जाता था। क्योंकि सिंपल आंसर पूछा जाए, many kings targeted temples because many rulers at that time demonstrate their devotion to God and their power and wealth by constructing temples. That's why normally the enemies or the opponents attack on the temples or buildings like these. Now next is gardens, tombs and forts. Okay, now gardens built with tombs और forts की बात करते हैं। अभी हमने temples, mosque और tanks की बात की। Now under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architecture. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens, placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh. Four gardens, because of their symmetrical division into quarters, beginning with Akbar. Some of the most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. नाउ जस्ट लुक एट दिस। अब गार्डन टॉम्स और हम फोर्ट्स की बात करते हैं तो मुगल एम्पायर के अंदर, मुगल डायनेस्टी के अंदर जो आर्किटेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाबर से स्टार्ट करते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जो थे काफी इंटरेस्टेड थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपना इंटरेस्ट कि उनको गार्डन्स बिल्ड करवाना, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन्स बिल्ड करवाना, जो एनक्लोजर्स मतलब जिनको 4 क्वार्टर्स में, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, 4 क्वार्टर्स में उनको डिवाइड किया गया है और फिर आर्टिफिशियल चैनल से उनको बंद भी किया जाता था, ठीक है। तो इस टाइप के जो गार्डन्स होते थे उसको हम चाहर बाग बोलते थे। तो मुगल चाहर बाग देखिए, द चाहर बाग इन हुमायूं टॉम, दिल्ली 1562 टू 1571। ये वाला देखो, ये भी चाहर बाग है। अब यहाँ पे देखो कैसे अलग अलग रेक्टेंगुलर शेप्स में लोग चीजों को डिवाइड किया हुआ है, लैंड को डिवाइड किया गया है और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो टेरेस्ड चाहर बाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर। शालीमार गार्डन, कश्मीर के शालीमार गार्डन में अब देखो टेरेस्ड चाहर बाग है। देखो रेक्टेंगुलर शेप में अलग अलग क्या है, ये गार्डन्स बनाए गए हैं यहाँ पे। फिर द चाहर बाग अडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बाड़ी। अब लाल, ये रिवर फ्रंट है और ये लाल महल बाड़ी के सामने जो है आप देखते हो चाहर बाग बनाया गया है, ठीक है। तो चाहर बाग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं 4 गार्डन्स। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल, इनका जो डिवीजन है सिमेट्रिकल, मतलब इक्वली उनको क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। और अकबर ने जो है कहाँ पे बिल्ड करवाया था?
Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. अब अकबर ने कश्मीर में बिल्ड करवाया, ठीक है, और आप जहांगीर की बात करो आगरा में, और शाहजहां ने दिल्ली में काफी चाहर बाग को, ये 4 गार्डन्स को बिल्ड करवाए हैं. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor तैमूर. हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, तैमूर को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, तैमूर को ही अपना एंसेस्टर मानते थे वो, ठीक है, जो मुगल्स थे. तो अकबर के राइन के टाइम पे काफी, राइन मतलब रूलिंग पीरियड के टाइम पे काफी आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए हैं, ठीक है. अकबर आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर. जो अकबर के नॉर्मली जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं ना, उनके टाइम पे जो बने, उनको टॉम्स में बिल्ड कर दिया गया है, ठीक है. द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, जिसको टॉल गेटवे को पिश्ताक भी बोला है, बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल architecture. First visible in Humayun's tomb, the tomb was placed in the center of a huge formal Chahar Bagh and built in the tradition known as the Eight Paradises or Hushed Bishisht, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. अब देखिए, नॉर्मली जो टॉम्स हैं, ठीक है, वो टॉम्स हम क्या देखते हैं कि जो अकबर के टाइम पे हुमायूं का जो टॉम था, अकबर के टाइम पे हुमायूं के फादर, अकबर के जो फादर थे वो हुमायूं थे. जो हुमायूं का टॉम्ब बना, जब वो उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद उस प्लेस को जब उनके उनकी डेड बॉडी को वहां पे दफनाया गया, और उसके बाद उस प्लेस को जो बनाया गया, उसको हम नॉर्मली टॉम्ब बोलते हैं. तो हुमायूं के टॉम्ब पे हमने देखा कि जो चाहर बाग था, और सेंटर में क्या है, उनको टॉम्ब को प्लेस किया गया था, और फॉर्मली चारों तरफ से उनको चाहर बाग बना दिया गया था. और साथ में ही 8 पैराडाइजेस मतलब 8 रूम्स बनाए गए थे, जिसको हष्ट विशिष्ट भी बोला जाता था. एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था बाय 8 रूम्स. और जो बिल्डिंग थी कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती थी, रेड सैंडस्टोन से, प्लस उसमें व्हाइट मार्बल से एज दिया जाता था. It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, Diwane-Khaso-Am, were carefully planned. Placed within a large courtyard, these courts were also described as Chihil सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स. देखिए, अब शाहजहां के राइन के टाइम पे हम देखते हैं मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे, ठीक है. और उसके रूलिंग हिज राइन विटनेस, उसके रूलिंग पीरियड में, शाहजहां के रूलिंग पीरियड में हम देखते हैं बहुत सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई थी, स्पेशली कहाँ पे, आगरा में. शाहजहां ने अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज के लिए भी क्या है, ताजमहल भी बनवाया था. तो हम देखते हैं दिल्ली और रेड फोर्ट भी जो है आप दिल्ली में देखते हो, वो शाहजहां ने बनवाया हुआ है. तो बहुत से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम उनके रूलिंग पीरियड में देखते हैं. बहुत से सेरेमोनियल हॉल्स जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट मीटिंग्स होती थी, जिसको दीवाने खासों एम बोलते हैं, बहुत केयरफुली उनको प्लान करके कंस्ट्रक्ट करवाया गया था. बहुत से कोर्टयार्ड्स बनाए गए, जिसमें 40 पिलर्ड हॉल्स, ठीक है, 40, एक हॉल के अंदर जो है 40 पिलर्स बनाए गए थे. तो ऐसी काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शाहजहां के टाइम पे हुई. Shahjahan's audience hall was specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, since everybody faced that direction when courts was in session. The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. अब देखिए, हमने अपने लास्ट चैप्टर मुगल एम्पायर में भी ये चीज पढ़ी थी. शाहजहां ने अपना नाम जो है वर्ल्ड, शाहजहां का मतलब क्या होता है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट.
तो उन्होंने क्या किया था, जो भी उनके कोर्टयार्ड्स होते थे, जहाँ पे ऑडियंस हॉल होती थी, जहाँ पे असेंबलीज होती थी, तो उन्होंने मॉस्क की तरह उसको बनवाया, ठीक है। जहाँ पे उनका थ्रोन था वो डिस्क्राइब किया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, किबला बोला जाता था। और जहाँ पे मुस्लिम्स, जिस डायरेक्शंस में मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं, उस डायरेक्शन में उस कोर्ट, जो भी कोर्ट होता था उसका सेशन होता था। और किंग का आइडिया क्या था कि मतलब अब सारे के सारे लोग जब नमाज पढ़ने के लिए, जब वर्शिप करने के लिए जिस डायरेक्शन में फेस करके वो प्रे करते हैं, तो उस टाइम पे वो भी क्या कर रहे थे कि उस टाइम पे जो शाहजहां थे उनके सामने थे। तो ये जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे हमें बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि शाहजहां की जो शाहजहां क्या मानते थे, ठीक है। अब देखो बेटा, एक पिक्चर भी है यहाँ पे, देखिए, 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर लेइंग आउट अ चाहर बाग इन काबुल। Note how the intersecting channels on the path create the characteristic चाहर बाग डिजाइन। अब देखो, ये देखो चाहर बाग का डिजाइन है, ये बाबर के टाइम की बात है, और उस टाइम पे ऐसी पेंटिंग की जा रही थी, काबुल का है। नाउ अब ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं है, हुमायूं का बहुत बड़ा टॉम्ब है आपके दिल्ली में। 1562 से 1571 के बीच में ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये वाला हुमायूं टॉम्ब। अभी हमने हुमायूं टॉम्ब की बात भी की थी कि सेंट्रल प्लस फिर वहां पे चार बाग भी थे, और फिर 8 पैराडाइसेस भी बनाया गया था। अब ये द थ्रोन बैल्कनी इन द दीवाने एम इन दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। अब ये देखो, थ्रोन, यहाँ पे थ्रोन है और ये बैल्कनी में थ्रोन बनाया गया है, और यहाँ पे राजा जो रूलर थे वो बैठते थे और बाकी सामने ऑडियंस होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। Behind the emperor's throne were a series of Pitradura. अब Pitradura क्या हो रहा है? Colored heart stones placed in depressions carved into marbles or sandstones created beautifully on ornate patterns. अब ये पित्रादुरा मतलब कलर स्टोन्स को क्या किया जाता था, मार्बल्स के अंदर या सैंड स्टोन्स के अंदर डाला जाता था, जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बन के आता था, और उस पैटर्न को हम ऑर्नेट पैटर्न भी बोलते हैं। So behind the emperor's throne were a series of Pitradura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. Now, रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट, जो रॉयल जस्टिस था और जो कोर्ट था जिस टाइम पे, अगर इंपीरियल कोर्ट का है जहां पे नॉर्मल पब्लिक को जो है जस्टिस दिया जाता था, was emphasized by Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. दिल्ली में एक रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने एक कोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और शाहजहां वहां पे जो है जस्टिस देते थे। और उनके थ्रोन के पीछे क्या है, पित्रादुरा, जो एक ऑर्नामेंट कलर्ड स्टोन्स को प्लेस किया जाता था सैंडस्टोन में या मार्बल में, उनके थ्रोन के पीछे, उनकी राजगद्दी के पीछे उसको लगाया जाता था, जो क्या डिपिक्ट करता था कि ग्रीक गॉड, एक ग्रीक के गॉड है ऑर्फियस, ठीक है। ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट, एक ल्यूट क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और वो क्या शो करता था, उनके थ्रोन के पीछे जो पित्रादुरा जो डिपिक्ट कर रहा था, वो डिपिक्ट करता था कि ग्रीक के जो गॉड है, लेजेंडरी गॉड है, वो ल्यूट को प्ले करते हैं। और ऐसा माना जाता है ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरियोसियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली। ऐसा माना जाता है जो ऑर्फियस म्यूजिक है वो बहुत काम म्यूजिक है, और सब जगह पीसफुल मतलब हार्मनी को क्या करते हैं, हार्मनी सब जगह फैलाते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन थी शाहजहां के ऑडियंस हॉल की, वो क्या एम था उनका, हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई
and the law as equals, creating the world where all could live together in harmony. और जो शाहजहां का कंस्ट्रक्शन ऑडियंस हॉल था वो ये शो करता था कि जो किंग का जस्टिस है वो चाहे वो कितनी कौन सी कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे वो हाई कास्ट हो लो कास्ट हो, सबके लिए इक्वल है और जो सबके लिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेगी जो पीसफुली और मिलजुल के रहे। वो जो शाहजहां का ऑडियंस हॉल था वो ऐसा एम करता था। Now, in the early years of his reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Chahar Bagh's format. The Chahar Bagh garden also had a variations that historians described as the riverfront garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chahar Bagh but at its edge, close to the bank of the river. शाहजहां का जो अर्ली पीरियड था, अर्ली रूलिंग पीरियड था, तो उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, आगरा थी। और उस आगरा को उस टाइम पे ऐसी सिटी माना जाता था, नोबिलिटी वाला सिटी माना जाता था कि वहां पे बहुत सारे लोग जो है अपने घर यमुना के पास बनाते थे एंड वहां पे गार्डन्स को भी जो है बिल्ड करवाते थे। और वो जो फॉर्मेट होता था चाहर बाग फॉर्मेट था, ठीक है, चाहर बाग का फॉर्मेट के चाहर बाग जैसे बनते थे ना वैसे ही वो गार्डन्स बिल्ड करवाते थे। अब जो चाहर बाग गार्डन है ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द some historians describe चाहर बाग एज रिवर फ्रंट गार्डन, कि ऐसा गार्डन जिसके सामने रिवर हो, ठीक है। एंड इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चाहर बाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। और ये जो ड्वेलिंग होती थी इसको चाहर बाग के बीच में नहीं बट रिवर के पास में बनाया जाता था। जो भी ये ड्वेलिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी घर बनाते थे, अभी यहाँ पे आया था ना कि वो अपने होम्स को यमुना के पास जो है बिल्ड करवाते थे, तो वो भी चाहर बाग जो ये जो इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चाहर बाग। हमने देखा था हुमायूं टॉम में टॉम को मिडल में रखा गया था और उसके आसपास चार बाग बनाए गए थे, बट इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो ड्वेलिंग थी वो चाहर बाग के मिडल में नहीं बट उसके एज में थी, जो रिवर बैंक। देखो ये ताजमहल जो है आप एग्जांपल ले सकते हो, ये जो ड्वेलिंग है, ठीक है, ये जो ये यहाँ पे क्या है आपका ड्वेलिंग है और चार बाग फिर बाद में बना हुआ है और ये एज में बना हुआ है, यमुना के एज में बना हुआ है, ठीक है। So Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. तो हमने देखा शाहजहां के जो आर्किटेक्चरल फॉर्म था, ठीक है, जो ताजमहल था वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म था, एक एकम्प्लिशमेंट थी शाहजहां के राइन के टाइम पे। यहाँ पे जो ताजमहल है उसे बिल्ड करवाने के लिए मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स का भी यूज किया गया है। शाहजहां जो है उन्होंने एज में जो चाहर गार्डन है उसके साउथ में है और नॉर्थ की डायरेक्शन में वहां पे इनके यमुना का है, तो रिवर फ्रंट गार्डन इन्होंने यूज किया है। जस्ट लुक एट दिस figure, a reconstruction from a map of the riverfront garden city of Agra. Note how the garden palaces of the nobles are placed on both banks of the Yamuna. The Taj Mahal is on the left. Compare the layout of Agra with Shahjahanabad in Delhi in figure 15. ये देखो ये ताज महल है, यहाँ पे आगे क्या है
गार्डन्स वगैरह हैं, ठीक है। और यहीं पे इसके वेस्ट नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में यहाँ पे रिवर यमुना, और यहाँ पे चार बाग और होम्स बने हुए हैं, बिल्ड किए गए हैं। बट वही अगर हम इस मैप की बात करते हैं, ये दिल्ली का मैप है, 1850 मैप ऑफ शाहजहांबाद है, ठीक है। The city appears to be very crowded, but did you notice the many large gardens as well? Can you find the main street and the जामी मस्जिद? अब देखिए जामी मस्जिद को, और आप देखिए और भी दूसरी चीजें हैं। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो शाहजहांबाद जो डेवलप हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो ये रिवर फ्रंट था कि यहाँ पे आपका जो है रिवर फ्रंट में जो है आपका उनका पैलेस बना गया था, और बहुत ही लिमिटेड लोगों को जो है यमुना रिवर का जो बोल सकते हो कि एक्सेस मिला था। तो उनके जैसे एल्डेस्ट सन थे दारा सुको, उनको मिला था। ऑल अदर्स, और अगर किसी को अपना घर बनाना होता था, वो क्या है, उनको रिवर से दूर बनाना होता था। तो देखो यहाँ पे पैलेस, और आप देखते हो कि जामी मस्जिद वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पैलेसेस, राइट। So class, this is all about today. Please go through this chapter, go through this topic, and if you face any problem in that, you can ask me in my next class. So thank you so much for joining the class and listening to me so patiently. Please take care of yourself.